नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, वो हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न आ सकता है। डेट है आज की 15 अप्रैल और शुरुआत करते हैं हमारा न्यूज़पेपर का डेली डिस्कशन। सबसे पहले तो हम दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पर देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है जो आज आई हुई है और वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और उसके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम से जुड़ी हुई खबर नहीं है। इसके बाद में इसकी मैनिफेस्टो की आलोचना कांग्रेस के द्वारा की गई है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये सबसे बड़ा इशू और इसको आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है डायरेक्टली और ये चेतावनी भी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल वापस से रिटेलिएट करता है, यानी हम पर अगर वापस हमला करेगा, तो उसके बाद में जो हमारा रेस्पॉन्ड होगा वो बहुत ही लार्जर होगा, कि हम इतना बड़ा रेस्पॉन्ड करेंगे कि उसके बाद में इजराइल बचेगा ही नहीं। तो इस तरह की धमकी इजराइल के द्वारा दी गई है। तो ये इशू तो हम पूरा विस्तार से आज के वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि जो भी फॉरेनर्स ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं ना, उनकी जांच की जाए। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी विदेश से जो लोग आकर भारत में जैसे किडनी वो लगवा रहे हैं या और जो अंग होते हैं उनका प्रत्यारोपण अगर वो करवा रहे हैं ना, तो उनकी जांच की जानी चाहिए। तो भारत सरकार को लगता है कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए कि विदेशी लोग यहाँ आए और यहाँ के गरीब लोगों को पैसे देकर और फिर उनकी किडनियाँ खरीद कर फिर वो ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। अगर ऐसी बात होगी तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है सभी राज्यों को कि इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके बाद में देखिए हम इंडियन एक्सप्रेस में, तो यहाँ भी वही है कि जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और इसके बाद में जो एलन मस्क जो भारत आ रहे हैं, आपको पता होगा कि एलन मस्क भारत आ रहे हैं और भारत में आकर उनका उद्देश्य है कि भारत के अंदर वो प्लांट जो लगा रहे हैं उसकी वो यहाँ घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की शर्तें थी ना, वो सारी एलन मस्क के फेवर में कर दी हैं। तो अब उम्मीद है यहाँ पर प्लांट लगाएंगे और बहुत जल्दी भारत आ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, यही न्यूज़ वापस से है। ये न्यूज़ जो है यहाँ पर विस्तार से दी हुई है कि ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर और इसके बाद में यूएस ने ये भी कहा है इजराइल से कि भाई अब आप वापस हमला मत करो। ये जो हमला ईरान ने आपके ऊपर किया था, इसके बाद में अब आप इसे हमला मत करो, इस जंग को और ज़्यादा मत फैलाओ, ये कहा है यूएस ने। तो हम देखेंगे इसमें अभी आगे क्या क्या पूरा मैटर है। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे कि इसमें मामला क्या है, हो क्या रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद में देखिए, जो सलमान खान है उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, तो ये ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। टीएमसी से रिलेटेड एक बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, वो भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखिए, जो ये पूरा आर्टिकल है ना, ये तो हम आज डिस्कस कर ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इजराइल में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या है, आगे क्या क्या हो सकता है, भारत के हितों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद में जो सरबजीत, जो पाकिस्तान की जेल में जो इंडियन थे वो बंद थे और उनकी वहाँ जेल में हत्या कर दी गई थी। तो जेल में जिस व्यक्ति ने हत्या की थी ना, कल उसकी गोली मारकर पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए, इसके बाद में हम देखेंगे और कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद में जो न्यूज़ है ना, वो मणिपुर से जुड़ी हुई है कि मणिपुर के अंदर जो आपको पता है बहुत लंबे समय से, लगभग वहाँ साल भर हो गया और साल भर से वहाँ पर लगातार हिंसा चल रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो कुकी जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है, उसकी जो दो व्यक्ति हैं उनकी हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तो मणिपुर के अंदर वॉयलेंस अभी भी चल रहा है और वहाँ कुकी जो कम्युनिटी के यानी कुकी समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी गई है और उसके बाद में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, 0 एफआईआर लगातार खबरों में आती है, तो हम इसे भी देख लेते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए, एफआईआर आप सभी को पता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उससे संबंधित जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जाकर एफआईआर करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, तो जो एरिया है ना, उस एरिया से रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एफआईआर करवाई जाती है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जिसका एग्जैक्ट हमें एरिया पता नहीं हो,
जब कोई ऐसी सीरियस घटना घटित हो जिसका एग्जैक्टली एरिया पता नहीं हो, तब उस मामले में किसी भी थाने में जाकर अगर एफआईआर करवाई जाती है तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। कि जब हमें घटना के एरिया की एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो तो किसी भी थाने में जाकर हम एफआईआर करवा सकते हैं उस घटना की, और उस एफआईआर को कहा जाता है जीरो एफआईआर। यानी किसी भी इसमें क्षेत्राधिकार का कोई मैटर नहीं होता है, और बिना किसी क्षेत्राधिकार के अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसे जीरो एफआईआर, देखो ये किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना दर्ज करवाई जाती है। ठीक है, किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर बिना उसके क्षेत्राधिकार के, यानी जब हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं पता हो तब हम ये एफआईआर दर्ज कराते हैं। और धीरे धीरे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पुलिस को पता लगता है ना कि भाई ये एरिया, इस घटना का ये एरिया है, तो उस एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली उस एरिया से रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन है वहां पर वो कंप्लेंट या एफआईआर ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी होती है जीरो एफआईआर। अब देखिए यहाँ मणिपुर के अंदर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। देखिए ये पूरा मणिपुर का मैप है, और इस मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, जो ये सबसे पहले जो ब्लू कलर का आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये सारा का सारा, ये देखिए दोनों साइड में, ये तो राजधानी है बिल्कुल मिड में, तो इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर की वो है, और उसके बाद में जो ब्लू कलर का एरिया है वो तो है कुकी का। अब जो कुकी समुदाय है ना वो एसटी का दर्जा प्राप्त है, और मुख्य रूप से ये रहते हैं पहाड़ों में, ये आप नोट कर लें। ठीक है, जो कुकी वहां पर लोग हैं वो एसटी के अंदर आते हैं, और वो जनजातियां हैं और पहाड़ों के अंदर वो रहते हैं। अब इसके बाद में देखिए जो यहाँ पर राजधानी के आसपास में देखो आप, ये ऑरेंज कलर का जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा ऑरेंज कलर का जो एरिया है उसमें रहती है मैती समुदाय। कौन सा समुदाय? मैतेई समुदाय। अब मैतेई समुदाय है ना, उनको एसटी का दर्जा नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा नागा एरिया है, यानी नागा डोमिनेंट एरिया। अब देखिए जो लड़ाई हो रही है ना एक्चुअल में वहां पर, वो हो रही है मैती और कुकी के बीच में। ठीक है, यानी ये जो ब्लू कलर का एरिया है उसमें और ऑरेंज कलर के एरिया में लड़ाई क्या हो रही है। देखिए वहां पर जो जो कुकी समुदाय है, जो जनजातियां हैं वो जंगलों में रहती हैं, और जो मणिपुर है वहां पर एक कानून बनाया हुआ है। उस कानून के तहत ये प्रावधान है कि जो जंगल है, जो पहाड़ है, वहां पर जमीन जो खरीदी जा सकती है वो केवल और केवल एसटी के द्वारा ही खरीदी और बेची जा सकती है। वहां दूसरी कम्युनिटी के लोग जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। अब जो मैतेई समुदाय है ना, वो लगातार उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो ये कह रहे हैं भाई इस नियम को हटाओ, ये नियम तो गलत है, क्योंकि अब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो हमें भी जो कुकी के अधीन जो पहाड़ हैं, जो उनकी जगह है ना, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि हम वहां पर रह सकें। और फिर क्या हुआ, जो वहां पर कोर्ट है, जो कोर्ट था मणिपुर के अंदर, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार है ना, सरकार जो मैतेई समुदाय है ना, इसे एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। ये ऑब्जर्वेशन थी वहां के कोर्ट की कि सरकार मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। केवल इतनी सी बात हुई थी वहां के कोर्ट में, और इसके बाद में इतना ज्यादा वहां पर हिंसा फैल गई दोनों ग्रुप के बीच में, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई है, और लंबे समय से वो मामला अभी भी चल रहा है और अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। तो ये जो कुकी है ये कह रहे हैं कि मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ये ऑलरेडी बहुत सक्षम है, जबकि मैतेई कह रहे हैं कि भाई हमें एसटी का दर्जा दो ताकि हम भी अपनी जमीनें खरीद सके और धीरे धीरे बाहर के एरियाज में हम सेटल हो सके। तो इसे लेकर लंबे समय से दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखिए हम विस्तार से पढ़ लेंगे कि जो इजराइल है और ईरान के बीच में अब जो वार हो रही है उसका कारण क्या है, और उसके बाद में उनका पॉसिबली उनके बारे में किन किन देशों की क्या क्या राय है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अभी आपको रिसेंटली न्यूज़ पता है कि जो ईरान है उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन इससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि ईरान ने इजराइल का एक शिप जा रहा था उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और उसके अंदर 17 भारतीय भी सवार थे। आ गई बात समझ में? इस हमले से एक दिन पहले ईरान के द्वारा इजराइल के एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया जिसमें 17 इंडियंस भी सवार थे, और उसके बाद में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, और ये हमला कैसे हुआ, तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग इसमें 300 कौन कौन से थे, ड्रोन थे, बैलिस्टिक मिसाइल थी और क्रूज मिसाइल थी। तो लगभग 300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है, इस हमले में देखिए क्या हुआ है,
अब ये हमला इस हमले में सबसे पहले तो देखो ईरान की ओर से जो हमला किया गया था ना यहाँ इजराइल के ऊपर, तो इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इजराइल की जो मिसाइल मिसाइल रक्षा प्रणाली है ना, उसने बहुत सारे जो ड्रोन और जो मिसाइलें थी उनको हवा में नष्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर यूएसए का एक शिप है, वो भी एंटी मिसाइल प्रणाली उसके अंदर भी है, तो इसके द्वारा भी प्रोटेक्शन की गई। तो इस तरह से इन्होंने मिलकर और फिर ये जो सारी प्रणाली थी, सारा आक्रमण था, इसको बहुत ज़्यादा निष्क्रिय कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उनके कोई मिलिट्री बेस है उस पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो ये थी पूरी घटना। अब हम देखेंगे कि ये हमला क्यों हुआ, क्या कारण था और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें शामिल है। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं कि जो ईरान है, ईरान जो है ना, ईरान के अलग अलग अलाई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ईरान से अलग अलग इसके संगठन है जो अलग अलग देशों के अंदर इसके कहने पर काम करते हैं। ईरान के कहने पर संगठन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे देखो लेबनान में हिजबुल्ला है, इजराइल के अंदर जो है ना वो भी अभी इन्होंने हमला ही किया है। और तो गाजा के अंदर है हमास और इस्लामिक जिहाद। तो ये दो संगठन है, हमास और इस्लामिक जिहाद, ये है गाजा में यानी फ़लस्तीन के अंदर। और लेबनान में है हिजबुल्ला, ठीक है। इसी तरह से है यमन में है ये होतीज। तो ये सारे जो भी संगठन है ना, ये ईरान के कहने पर काम करते हैं। इनको फंडिंग भी ईरान की तरह से मिलती है। और इसके अलावा इराक में भी ये बहुत सारे समूह हैं। तो ये सारे चरमपंथी समूह हैं जो अलग अलग देशों के अंदर काम करते हैं। और इन सब को जो फंडिंग है, जो असिस्टेंट है, जो सहायता है, वो सारी की सारी ईरान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद में जो दूसरी बात है वो ये है कि देखो अक्टूबर के महीने में आप देखोगे कि अक्टूबर 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, ठीक है। और वो हमला किसने किया था? वो किया गया था हमास के द्वारा, ठीक है। वो किया गया था हमास के द्वारा, जो यहाँ गाजा पट्टी के अंदर, गाजा पट्टी किसका भाग है? फिलिस्तीन का। तो गाजा पट्टी में हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे इजराइल का सपोर्ट प्राप्त है। तो उसके द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, ठीक है। बहुत बड़ा हमला किया गया था जिसमें मिसाइल्स भी थी, फिर पैराशूट के माध्यम से वो इजराइल में उतर गए थे और बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था। तो तब से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल ने वापस रिटेलिएट किया, बदला लिया और गाजा पर हमला किया और बहुत ज़्यादा लोग वहां पर मारे गए। तो इजराइल और हमास यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल ही रहा है। इजराइल लगातार ये आरोप लगा रहा था कि भाई ये ईरान है ना, ईरान ये इस हमास को मदद कर रहा है और ये हमास इसी मदद से हमारे ऊपर हमला कर देता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में विवाद आपको समझ में आ गया कि इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है और इजराइल आरोप लगा रहा है कि इस हमास को है ना, जो जितनी भी सहायता मिल रही है ना, वो ईरान की ओर से मिल रही है। तो ये युद्ध चल रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें कैजुअलिटीज हो रही थी, बहुत सारे इसमें लोग मारे गए थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ देखिए, इसके बाद में देखो अभी जो रिसेंटली इसके बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल के दिन, ठीक है, 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ कि 1 अप्रैल के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 को तो इजराइल और हमास के बीच में विवाद शुरू हुआ। दोनों ने हमला भी किया और दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। लेकिन 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2024 को, यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ कि जो सीरिया के अंदर, जो सीरिया जो देश है, सीरिया में ईरान का दूता जो डिप्लोमेसी है या दूतावास है, वहाँ पर जो एम्बेसी है, वहां पर ईरान का दूतावास है। तो सीरिया के अंदर जो ईरान का दूतावास था उसके ऊपर इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया। और मिसाइल से अटैक करने के बाद में यहाँ पर जो इजराइल की सेना का एक कमांडर थे वो मारे गए, ठीक है। 2 कमांडर थे वो मारे गए। तो 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के अंदर जो ईरान का दूतावास है उसके ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया और वहां पर ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो मारे गए। तो फिर ईरान ने ये कहा कि भाई हम इसका बदला लेंगे, आपने हमारे दूतावास के ऊपर हमला कर दिया। ये तो वियना कन्वेंशन एक हो रखी है, जो राजदूत होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उस वियना कन्वेंशन का ही आपने उल्लंघन कर दिया और अब ईरान इजराइल के ऊपर इसका बदला लेने के लिए हमला करेगा। और इसी जो रिसेंट घटना देखो, यही है जो तत्कालिक कारण है इस पूरे के पूरे जो ये हमला हुआ है ईरान का। इसका कारण यही है कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया देश में स्थित ईरान के दूतावास पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था और उस हमले का बदला लेने के मकसद से ईरान ने भी इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया अप्रैल 12 को। और ये लिखा हुआ भी है, देखो ईरानियन कंसल्टेंट
कंसुलेट और सीरिया अर्लियर दिस मंथ लीडिंग द डेथ ऑफ इट्स सीनियर मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, तो सीरिया के जो सीरिया में ईरान का दूतावास है वहां पर इसराइल ने अटैक कर दिया और वहां पर जो ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर थे वो मारे गए थे, और इसी का बदला लेने के लिए 12 अप्रैल को ईरान के द्वारा इसराइल पर अटैक कर दिया गया है। अब देखो इसमें यह भी है, नो सिग्निफिकेंस कैजुअलिटीज हैज बीन रिपोर्टेड सो फार, यानी ईरान ने जो हमला किया है ना इसराइल के ऊपर, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसराइल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यूएस के द्वारा भी हवा में ही बहुत सारी मिसाइल को नष्ट कर दिया गया है, तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन देखिए आप एक बात देखो कि ये देश आपस में ही एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर चुके हैं, कि यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल डायरेक्ट फ़लस्तीन के दूतावास पे अटैक कर रहा है, ईरान के दूतावास पे अटैक कर रहा है, और ईरान डायरेक्ट ही इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट अटैक एक देश से दूसरे देश के ऊपर होना शुरू हो जाता है ना, तो ये आहट होती है बहुत बड़े एक खतरे की, कि फ्यूचर के अंदर अगर थोड़ी सी भी दोनों के अंदर विवाद हुआ ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत चिंता की बात है। ईरान ने भी कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं किया है, इसराइल ने भी कहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो एक ये परंपरा बन गई ये बहुत गलत है, और ये बहुत गलत परंपरा बन गई। तो इस तरह से हमला हो गया। हमला होने के बाद में देखिए क्या हुआ कि अब जो है ईरान ने चेतावनी दी है इसराइल को कि अगर अगर आपने अब रिटेलिएट किया, अगर अब आपने रिटेलिएट किया, ये इसराइल अगर वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान ये कह रहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इतने व्यापक पैमाने पर हम इसका जवाब देंगे कि उसका इसराइल का पूरा अस्तित्व ही हम समाप्त कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो पूरा का पूरा जो रीजन है वो पूरा युद्ध में शामिल हो सकता है, और ये थर्ड वर्ल्ड वार की आहट हो सकती है। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो बहुत क्रूशियल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए इसमें हो रहा क्या है, यूएस ने क्या क्या कहा है इस पूरे हमले पर। यूएस ने इसराइल से कहा है कि ठीक है, आपने है ना पूरी तरह से सक्सेसफुली इसे डिफेंड कर लिया, आपने लगभग उनकी सारी मिसाइलों को, सारे ड्रोन को हवा में ख़त्म कर दिया, तो यही आपकी एक तरह से जीत है। अब आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यूएस ने कहा है इसराइल से। ठीक है, ईरान ने ये कहा है कि देखो अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे, अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे कहीं भी हमारे आर्मी के ऊपर, तो हम इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसराइल के ऊपर भी प्रेशर है वहाँ की लोकल जनता का कि भाई आप आक्रमण करो, क्योंकि वहाँ की जो लोकल जनता है ना वो ये कह रही है कि भाई जब हमारे ऊपर डायरेक्ट ईरान ने आक्रमण किया है ना, तो हम भी उसके ऊपर डायरेक्ट आक्रमण करें। तो ऐसा वहां पर एक प्रेशर बना हुआ है। लेकिन जो अमेरिका है उसने साफ साफ कहा है कि इजराइल अब रिटेलिएट ना करे, इजराइल अब वापस बदला नहीं ले, क्योंकि जो आपने डिफेंड कर लिया अपने आप को, उनकी सारी मिसाइलें आपने समाप्त कर दी, तो वो भी अपने आप में एक जीत ही है। अब अगर आप हमला करोगे तो पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसमें इंडिया ने क्या कहा है, देखिए भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरिया है, क्योंकि भारत यहाँ से बहुत सारे ऑयल जो सप्लाई है भारत की वो यहाँ से होती है। भारत का बहुत सारा एक्सपोर्ट इस एरिया के अंदर आता है। अगर इस एरिया में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर अगर यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया के हितों के अगेंस्ट में है। तो इंडिया ने यही कहा है कि बहुत सीरियस ये मैटर है, लेकिन आप दोनों देश अब बातचीत के माध्यम से इसे सोल्व करें, और जो ये आप हमले कर रहे हैं इन्हें रोकें और इन्हें समाप्त करें। तो भारत का हमेशा से रुख रहता है कि शांति से और बातचीत के माध्यम से ही मामला सोल्व होना चाहिए। तो भारत ने फिर से वही कहा है कि आप बातचीत के माध्यम से ही ये सारा काम कर लें। तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो, ताकि हमारे क्या है कि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, अक्टूबर 2023 के अंदर, अक्टूबर 2023 में जो हमास एक संगठन था फ़लस्तीन का, गाजा पट्टी का, उसने हमला किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ठीक है, इजराइल ने यह आरोप लगाया कि हमास जो है वो ईरान का एक संगठन है और ईरान के द्वारा ही वो हेल्प उसे मिलती है। इसके बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने हमला कर दिया, कहाँ पर, सीरिया में। ध्यान रखना आप, सीरिया में जो ईरान का दूतावास है ना उसके ऊपर हमला किया। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पे हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो मारे गए। और उसके बाद में वापस से क्या हुआ, 12 अप्रैल 2024 को जो ईरान है उन्होंने डायरेक्ट ही इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, और इस हमले में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। ईरान ने लगभग सारे ड्रोन और मिसाइलें थी उनको हवा में ही मार गिराया, लगभग 300 मिसाइलें यहाँ से
छोड़ी गई थी। अब हमें देखना है आगे क्या होता है। तो यूएसए ये कह रहा है, इसमें देखिए यूएसए कह रहा है कि अब रिटेलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बातचीत के माध्यम से ये आप बात सुलझा लो। यूएस ये कह रहा है कि हाँ, अब रिटेलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा जो इंडिया है वो भी ये कह रहा है कि हाँ, अब वापस से लड़ाई शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें बातचीत के माध्यम से सुलझाई जा सकती है। जबकि इज़राइल में देखिए, इज़राइल जो है ना, वहाँ पर अभी भी ये भावना ज़्यादा है कि नहीं, हमें बदला लेना चाहिए, तो वहाँ की लोकल भावना ये कहती है। तो ये था पूरा निष्कर्ष, सारांश इस पूरे मैटर का, और उम्मीद है पूरा आपके आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी और सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, वो तो कल के न्यूज़पेपर में ही पता चलेगा कि आगे इजराइल अगर वापस से हमला करता है ईरान पर, तो निश्चित तौर पर ये पूरे जो एरिया है ना, पूरा मिडिल ईस्ट, वहाँ पर एक नया युद्ध शुरू होने की संभावना है, जिसका विस्तार आगे अन्य महाद्वीपों में भी हो सकता है। तो ये थी सारी न्यूज़ जो आज हमारे आई थी आर्टिकल में, और इससे जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल हैं ना, वो सारे मैंने इस पीपीटी के अंदर डाल दिए हैं। तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर इक्वेटर एजुकेशन अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन शायद वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर और वहाँ से ये सारी स्लाइड और पीडीएफ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।